तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐसी फौज के लिए युद्ध का नारा था जिसे भारत की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए ही बनाया गया था। ये एक प्रतिज्ञा थी, एक ऐसा वादा जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। ये आवाज़ थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, एक ऐसे क्रांतिकारी की जिसका बस एक ही सपना था, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता। एक ऐसा सपना जिसके लिए उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों से भी टकराने का हौसला दिखाया। लेकिन इस नारे के पीछे की सेना कौन थी? वो कौन लोग थे जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया? और क्या है उस सेना की वो अनसुनी कहानी जिसे शायद इतिहास ने पूरी तरह से याद नहीं रखा? एक ऐसे क्रांतिकारी की कहानी है जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। ये कहानी है आज़ाद हिंद फौज की, वो सेना जिसे नेताजी ने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए बनाया था। चलिए आज भारत के सबसे शक्तिशाली युद्ध नारे के पीछे की कहानी को जानते हैं। आज़ाद हिंद फौज INA के गठन और उसके सैन्य अभियानों को समझते हैं और उस रहस्य पर भी एक नज़र डालते हैं जो आज तक अनसुलझा है। कहानी शुरू होती है 23 जनवरी 1897 को कटक शहर में, जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। यहीं प्रख्यात वकील जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी के घर एक बालक का जन्म हुआ, सुभाष चंद्र बोस। बचपन से ही उनकी आंखों में देशभक्ति की आग जल रही थी। वे स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। उनकी प्रतिभा ऐसी थी कि उन्होंने उस समय की सबसे कठिन परीक्षा इंडियन सिविल सर्विस ICS पास कर ली। ये वो नौकरी थी जिसका सपना हर भारतीय नौजवान देखता है, लेकिन सुभाष के सपने कहीं ज़्यादा बड़े थे। उनके लिए अंग्रेज़ों की गुलामी में रहकर उन्हीं के लिए काम करना नामुमकिन था। जब उन्होंने अपने पिता को बताया कि वो ये नौकरी छोड़कर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होना चाहते हैं, तो उनके पिता ने भी उनका मनोबल बढ़ाया। 1921 में उन्होंने ICS से इस्तीफा दे दिया और भारत लौट आए। ये एक ऐसा फैसला था जिसने सबको चौंका दिया। एक आरामदायक जीवन को छोड़कर उन्होंने कांटों भरा रास्ता चुना था, भारत की आज़ादी का रास्ता। भारत आकर वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और जल्द ही अपनी प्रतिभा और राष्ट्रवादी विचारों से एक महत्वपूर्ण नेता बन गए। 1925 में उन्हें क्रांतिकारी आंदोलनों से जुड़े होने के शक में गिरफ्तार कर बर्मा की मांडले जेल भेज दिया गया। कांग्रेस में उनका कद लगातार बढ़ रहा था और 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में वे सर्वसम्मति से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। अध्यक्ष के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया, जो दिखाता था कि उनके पास स्वतंत्र भारत के विकास का एक स्पष्ट खाका था। लेकिन उनके और महात्मा गांधी के बीच वैचारिक मतभेद गहरे होने लगे थे। गांधी जी जहां अहिंसक आंदोलन के पक्षधर थे, वहीं सुभाष का मानना था कि केवल सशस्त्र संघर्ष से ही पूर्ण स्वतंत्रता मिल सकती है। ये वैचारिक टकराव 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में अपने चरम पर पहुंच गया, जब गांधी जी के उम्मीदवार के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस फिर से अध्यक्ष पद का चुनाव जीत गए। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बहुमत की कमी के कारण उनके लिए काम करना लगभग असंभव हो गया। निराश होकर उन्होंने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अपने अलग गुट की स्थापना की। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो बोस ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। उनका मानना था कि ब्रिटेन का दुश्मन भारत का दोस्त हो सकता है। उनके इस रवैये के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कलकत्ता में उनके ही घर में नज़रबंद कर दिया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को दीवारों में कैद करना नामुमकिन था। यहाँ से शुरू होती है भारतीय इतिहास की सबसे साहसी कहानियों में से एक। जनवरी 1941 की एक सर्द रात सुभाष चंद्र बोस ने एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन का भेष बदला और अपने भतीजे शिशिर बोस के साथ अपनी कोठी से चुपके से निकल गए। हर कदम पर जासूसों का खतरा था, लेकिन वो अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहे। गोमो रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर वे पेशावर पहुंच गए। वहां से काबुल तक का सफर और भी खतरनाक था, जिसे पार करते हुए वो अफगानिस्तान पहुंचे। वहां से एक इटालियन पासपोर्ट पर ऑरलैंडो मैजेंटो नाम से वे रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे और आखिरकार मार्च 1941 के अंत में जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गए।
यह सिर्फ एक व्यक्ति का पलायन नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। सुभाष चंद्र बोस अब एक ऐसे मिशन पर थे जिसका अंतिम लक्ष्य था दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराना। बर्लिन पहुंचकर सुभाष चंद्र बोस ने अपने मिशन को एक नया आयाम दिया। उनका लक्ष्य था साफ, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना और एक सशस्त्र सेना बनाना। बर्लिन में उन्होंने जर्मन सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की और भारत की स्वतंत्रता के लिए मदद मांगी। जर्मनी में ही बोस ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। यहीं पर पहली बार जय हिंद का नारा राष्ट्रीय अभिवादन के रूप में अपनाया गया और यहीं पर उनके समर्थकों ने उन्हें सम्मान से नेताजी कहना शुरू किया, एक ऐसा नाम जो हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ गया। नेताजी ने बर्लिन रेडियो से भारतवासियों के नाम कई जोशीले भाषण दिए। उन्होंने जर्मनी और इटली द्वारा पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों से संपर्क साधा। ये वो सिपाही थे जो ब्रिटिश भारतीय सेना का हिस्सा थे। नेताजी ने इन सैनिकों को भारत की आज़ादी के लिए लड़ने को प्रेरित किया। उनके प्रयासों से इंडियन लीजन या फ्री इंडिया लीजन का गठन किया गया। यह आज़ाद हिंद फौज की नींव का पहला पत्थर था। लेकिन नेताजी जल्द ही समझ गए कि जर्मनी की प्राथमिकता यूरोपीय युद्ध है, भारत नहीं। इसी बीच पूरब में जापान एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा था। जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य को एक के बाद एक करारी हार दी थी। नेताजी को एहसास हुआ कि भारत की आज़ादी का रास्ता बर्लिन से नहीं बल्कि टोक्यो से होकर गुजरेगा। उन्होंने पूरब की ओर जाने का एक साहसिक और खतरनाक फैसला किया। फरवरी 1943 में वे एक जर्मन पनडुब्बी यू बोट में सवार हुए। ये एक बेहद जोखिम भरा सफर था। अटलांटिक महासागर में दुश्मन के जहाज़ों से बचते हुए उनकी पनडुब्बी अफ्रीका के दक्षिण सिरे से गुजरी और मेडागास्कर के पास हिंद महासागर में एक जापानी पनडुब्बी से मिली। नेताजी एक रबर की नींव पर बैठकर जर्मन पनडुब्बी से जापानी पनडुब्बी में शिफ्ट हुए। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इतिहास में दो अलग अलग नौसेना की पनडुब्बियों के बीच एक अनोखा और जोखिम भरा ट्रांसफर था। लगभग 90 दिनों की इस खतरनाक समुद्री यात्रा के बाद नेताजी मई 1943 में टोक्यो पहुंचे। उनका बर्लिन का मिशन खत्म हो चुका था और अब एक नया और भी बड़ा अध्याय शुरू होने वाला था। जब नेताजी दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे तो वहां भारत की स्वतंत्रता के लिए जमीन पहले से ही तैयार थी। जापान के सहयोग से एक और महान भारतीय क्रांतिकारी रास बिहारी बोस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व कर रहे थे। उनसे भी पहले कैप्टन मोहन सिंह ने जापानी सेना द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों को संगठित करके आज़ाद हिंद फौज आईएनए का पहला संस्करण बनाया था। हालांकि कुछ मतभेदों के कारण उसे भंग कर दिया गया था। नेताजी का आगमन एक नई उम्मीद लेकर आया। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व नेताजी को सौंप दिया। अगले दिन 5 जुलाई को सिंगापुर में नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के सामने अपना प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो दिया। नेताजी ने फौज का पुनर्गठन एक पेशेवर सेना के रूप में किया। उन्होंने सिर्फ युद्धबंदियों तक ही सीमित न रहकर आम भारतीय नागरिकों से भी सेना में शामिल होने का आह्वान किया। उनके आह्वान पर हजारों नौजवान, व्यापारी, मजदूर और महिलाएं अपना सब कुछ छोड़कर आज़ादी की इस लड़ाई में कूद पड़े। नेताजी ने एक ऐसी सेना बनाई जो धर्म और जाति की सीमाओं से परे थी। फौज की ब्रिगेडों के नाम भारत के महान नेताओं के नाम पर रखे गए। गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड। ये एक शक्तिशाली संदेश था कि ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान की है। शायद नेताजी का सबसे क्रांतिकारी कदम था महिलाओं की एक लड़ाकू रेजिमेंट का गठन करना, रानी झांसी रेजिमेंट। इसका नाम 1897 की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया था। डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, जो बाद में कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नाम से जानी गई, के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने इस रेजिमेंट में दाखिल लिया। यह विश्व इतिहास में अपनी तरह की पहली महिला सैन्य इकाइयों में से एक थी। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने सिंगापुर में आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद यानी स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार की स्थापना की घोषणा की। इस सरकार को जर्मनी, जापान, इटली समेत 11 देशों ने मान्यता दी। इसके बाद जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नियंत्रण औपचारिक रूप से आज़ाद हिंद सरकार को सौंप दिया। दिसंबर 1943 में नेताजी इन सब द्वीप पर पहुंचे और उन्होंने अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम
स्वराज द्वीप रखा। ये एक प्रतीकात्मक लेकिन बेहद महत्वपूर्ण जीत थी। कई दशकों बाद भारतीय धरती का एक हिस्सा ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ था, लेकिन नेताजी जानते थे कि असली लड़ाई अभी बाकी है। इसी संदर्भ में 12 सितंबर 1944 को रंगून के जुबली हॉल में अपने सैनिकों के सामने उन्होंने वो ऐतिहासिक भाषण दिया जो अमर हो गया। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता बलिदान चाहती है, अपने आज़ादी के लिए बहुत त्याग किया है, किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक प्रतिज्ञा थी। ये उस अंतिम और निर्णायक लड़ाई का बिगुल था जिसका लक्ष्य था दिल्ली। दिल्ली चलो के नारे के साथ आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान 1944 की शुरुआत में शुरू हुआ। नेताजी का प्लान था जापानी सेना के साथ मिलकर बर्मा के रास्ते भारत के उत्तर पूर्व में प्रवेश करना। उन्हें उम्मीद थी कि जैसे ही आईएनए भारतीय धरती पर कदम रखेगी, ब्रिटिश भारतीय सेना में विद्रोह हो जाएगा और जनता भी क्रांति के लिए उठ खड़ी होगी। शुरुआती सफलताएं शानदार थी। 18 मार्च 1944 को वो ऐतिहासिक दिन आया जब आज़ाद हिंद फौज ने भारतीय धरती पर कदम रखा और मोइरांग, मणिपुर में पहली स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया। ये एक भावुक क्षण था। आईएनए और जापानी सेना ने इम्फाल को चारों तरफ से घेर लिया। इसी दौरान एक और भयंकर लड़ाई कोहिमा में लड़ी गई, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक माना जाता है। यहाँ दोनों सेनाओं के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई, लेकिन युद्ध सिर्फ हौसलों से नहीं जीता जाता। आईएनए को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें सबसे बड़ी थी रसद और हथियारों की कमी। फिर अप्रत्याशित रूप से जल्दी मानसून आ गया। लगातार बारिश ने रास्ते बंद कर दिए और मलेरिया जैसी बीमारियां फैल गई। दूसरी ओर ब्रिटिश सेना हवाई जहाज़ों से अपने सैनिकों तक रसद और नई फौज पहुंचाती रही। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आईएनए के सैनिक भूखे पेट और कम गोला बारूद के साथ लड़ते रहे। लेकिन धीरे धीरे युद्ध का रुख बदलने लगा। जापानी सेना को भारी नुकसान हुआ और उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया। जुलाई 1944 में इम्फाल और कोहिमा की घेराबंदी उठा ली गई। आज़ाद हिंद फौज को भी पीछे हटने का दर्दनाक आदेश मिला। दिल्ली का सपना उनकी आंखों के सामने टूट रहा था। वापसी का सफर लड़ाई से भी ज्यादा भयानक था, जिसमें हजारों सैनिक भूख और बीमारी से शहीद हो गए। सैन्य नजरिए से यह अभियान एक विफलता थी। आईएनए दिल्ली नहीं पहुंच सकी, लेकिन इस हार में भी एक बड़ी जीत छिपी थी। इस अभियान ने यह साबित कर दिया कि भारतीय सैनिक सिर्फ अंग्रेजों के लिए नहीं, बल्कि भारत की आज़ादी के लिए भी लड़ और मर सकते हैं। इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया और उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे अब भारतीय सैनिकों की वफादारी पर भरोसा नहीं कर सकते। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया। जापान की हार के साथ आज़ाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। हजारों सैनिकों को बंदी बनाकर भारत लाया गया। ब्रिटिश सरकार ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने का फैसला किया। नवंबर 1945 में दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में यह मुकदमा शुरू हुआ। पहले मुकदमे के लिए 3 अधिकारियों को चुना गया। एक हिंदू, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, एक मुस्लिम, मेजर जनरल शाह नवाज खान, और एक सिख, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो। अंग्रेजों की योजना थी कि इस मुकदमे से वे आईएनए के सैनिकों को देशद्रोही साबित करेंगे, लेकिन उनका यह दांव उल्टा पड़ गया। यह मुकदमा अंग्रेजों के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह का प्रतीक बन गया। जैसे जैसे आईएनए के सैनिकों की बहादुरी और बलिदान की कहानियां सामने आई, पूरे देश में सहानुभूति और गुस्से की लहर दौड़ गई। जिन सैनिकों को अंग्रेज देशद्रोही कह रहे थे, वे जनता की नजर में हीरो बन गए। पूरे देश में प्रदर्शन और हड़तालें हुई। लाल किले से आई आवाज सहगल, ढिल्लो, शाहनवाज का नारा हर गली कूचों में गूंज रहा था। उस समय के सबसे बड़े वकीलों, जिनमें भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, ने इन सैनिकों का बचाव किया। इस अभूतपूर्व जन दबाव और भारतीय सशस्त्र बलों के भीतर बढ़ते असंतोष के कारण ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। हालांकि कोर्ट मार्शल ने तीनों अधिकारियों को दोषी पाया, लेकिन ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ने भारी दबाव में उनकी सजा माफ कर दी और उन्हें रिहा कर दिया। कई इतिहासकार मानते हैं कि लाल किले के मुकदमे और उसके कारण रॉयल इंडियन नेवी में हुए 1946 के विद्रोह ने ब्रिटिश राज के ताबूत में आखिरी कील का काम किया। इसने अंग्रेजों को एहसास दिलाया
कि जिस भारतीय सेना के बल पर वे राज कर रहे थे अब वो भरोसे के लायक नहीं रही और इसने भारत की आज़ादी की प्रक्रिया को तेज कर दिया। लेकिन उस महान नायक का क्या हुआ जिसने ये सब संभव बनाया था? 18 अगस्त 1945 को खबर आई कि ताइवान में एक विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई है। लेकिन इस खबर के साथ ही शुरू हुआ भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। क्या नेताजी की मृत्यु सच में उस विमान दुर्घटना में हुई थी? भारत सरकार ने इस मामले की जांच के लिए 3 आयोग बनाए। 1956 में शाहनवाज कमेटी और 1970 में खोसला आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में ही हुई थी। लेकिन 1999 में बने मुखर्जी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में कोई विमान दुर्घटना हुई थी और इसलिए नेताजी की मृत्यु उस दुर्घटना में नहीं हुई। आयोग ने यह भी कहा कि जापान के रेकोंजी मंदिर में रखी अस्थियां नेताजी की नहीं है। हालांकि तत्कालीन भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। तो फिर नेताजी का क्या हुआ? सालों तक अलग अलग सिद्धांत सामने आते रहे। कुछ लोग गुमनामी बाबा के बारे में बात करते हैं जो 1985 तक उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहे। कई लोगों का मानना था कि वे वेश बदलकर रह रहे थे। आज भी यह रहस्य अनसुलझा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, एक क्रांति थे। उनका जीवन साहस, त्याग और अपनी मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक है। आज़ाद हिंद फौज भले ही सैन्य रूप से दिल्ली पर विजय प्राप्त ना कर सकी हो, लेकिन उसने करोड़ों भारतीयों के दिलों को जीत लिया और स्वतंत्रता संग्राम को उस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से आज़ादी का रास्ता साफ नजर आने लगा था। उनका नारा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आज भी हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता अनमोल है और इसे हासिल करने और बनाए रखने के लिए हर पीढ़ी को तैयार रहना चाहिए। उनकी विरासत हमें सांप्रदायिक सद्भाव का पाठ पढ़ाती है। यह दिखाती है कि कैसे अलग अलग धर्मों और क्षेत्रों के लोग भारत माता के लिए एक साथ खड़े हो सकते हैं। आपको नेताजी की विरासत और उनकी रहस्यमयी गुमशुदगी के बारे में क्या लगता है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप भारतीय इतिहास की ऐसी ही कहानियों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय नेताजी और आज़ाद हिंद फौज के इस महान बलिदान को जान सके। धन्यवाद।